जय हिंद दोस्तों। हम लोग सतत कृषि का अध्ययन कर रहे थे। इसमें एक वीडियो मैंने लगभग आधे घंटे का बना दिया था, उसको देख लेंगे तो तब इसको देखने का आपको ज़्यादा लाभ होगा। मैंने उस वीडियो को जानबूझ करके वहाँ पे रोक दिया था कि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको देखने सुनने में भी थोड़ी दिक्कत होगी और थोड़ा इसीलिए मैंने उसको रोक दिया था। अब हम बात कर रहे हैं उसी के आगे। आज हम लोग हमने उसमें काफ़ी बात की थी कि कृषि के प्रकार क्या होते हैं, कृषि से जुड़ी समस्याएं क्या होती हैं, बल्कि कृषि क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था, कृषि में कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हमने उस वीडियो में कर लिया था। अब हम आगे कृषि के मृदा मतलब कृषि में क्या है, तो चलिए मिट्टी के संरक्षण की बात होती है, उसी का अध्ययन हम लोग उसमें कर रहे थे। हमने काफ़ी चीज़ें उसमें पढ़ लिया था। अब हम यहाँ मृदा प्रबंधन की बात से फिर से शुरू करते हैं। सॉइल मैनेजमेंट। देखिए भारत में क्या है कि ज़्यादातर कृषि के कारण लगातार मृदा खराब हो रही, मृदा की गुणवत्ता कम हो रही, उर्वरा शक्ति कम हो रही। तो हमें मृदा के प्रबंधन करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें हमें क्या करना है कि फसलों का प्रयोग, फसलों की गुणवत्ता, नए नए तरीक़ों के उत्पादन करना है, खाद का प्रयोग कम से कम करना है, जुताई की कमी करना है, मृदा में नमी को संरक्षण करना है, मल्चिंग, सब विधियों द्वारा भूमि की जल धारण क्षमता। मृदा से क्या सबसे ज़्यादा कृषि से मृदा गुणवत्ता कम हो रही है, तो इस तरीके से हम मृदा का अपने प्रबंधन करें कि स्वस्थ मृदा एक लंबे समय तक के लिए कृषि के लिए गुणवत्तापूर्ण रहे। इसके लिए हमें अपनी जुताई के पैटर्न बदलना पड़ेगा, हमें उर्वरक क्षमता के पैटर्न बदलना पड़ेगा, हमें सिंचाई की व्यवस्था में बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था की थी, बात आपको काफ़ी बताया था। तो इस तरीके से हमको मृदा अपरदन की घटनाओं को कम करना पड़ेगा। तो मृदा का संरक्षण तभी संभव हो सकता है जब हम अपने कृषि के पैटर्न में बदलाव लाएँ, एक क्रांतिकारी परिवर्तन ले कर आएँ। इसके लिए हमें उच्च उत्पादकता वाले पौधों की किस्मों का विकास करना होगा। खाद्यान्न फसलों को बेहतर पोषक तत्वों के लिए विकास, जैसे दालों में प्रोटीन, गेहूं के लिए अधिक सेकन क्षमता तथा फलों एवं सब्जियों के संरक्षण वाले तिल के बीजों का प्रयोग निर्माण करने के लिए पौधों के तेल में गुणवत्ता का संरक्षण करना होगा। ऐसे पौधों किस्मों का विकास जो रोग एवं पीड़कों को बचने में अधिक सक्षम हो, गर्मी, सर्दी, पाला, सूखा, जल के लिए विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने वाली बेहतर किस्मों का हमें विकास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम मृदा सॉइल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसके लिए हमें खाद, मैन्योर, हमें सबसे ज़्यादा कार्बनिक खाद पौधों और पशुओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों द्वारा की गई जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। हमें अपने खाद में परिवर्तन करना होगा कि इस तरीके से खाद का इस्तेमाल करना होगा कि मृदा का कम से कम नुकसान हो। हमें जैविक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे गोबर हो गया, कंपोस्ट हो गया, अपशिष्ट हो गया, अवशिष्ट हो गया। इन सब के लिए हमें पेड़ों पत्तों पर नहीं, मतलब जैविक खाद की बात हम करें, ठीक है। इसका कितना व्यवहारिक होगा, कितना नहीं होगा, इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अगर हम अपने खाद में केमिकल का प्रयोग कम करें और अधिक से अधिक हम इस बात के लिए कोशिश करें कि हम मृदा को संरक्षित रखते हुए उत्पादकता को अपनी बढ़ाएं, तो हमें अपनी खाद में डालने की प्रक्रिया, खाद को ही बदलना पड़ेगा, हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद हम जैविक खाद हमने देख लिया। अब हम थोड़ा हरी खाद, उस तरीके से हमें हरी खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, वही सड़े गले पौधों का इस्तेमाल करके दलहनी एवं फसलों या उनके भाग को जब मृदा में नाइट्रोजन या जीवाश्म की मात्रा को बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है, तो इसे हरी खाद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं केमिकल खाद जो होते हैं, ये पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके हम नुकसान को समझेंगे। तो केमिकल में जैसे नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया, फास्फेट युक्त खाद्य पदार्थ हो गया, जैसे अमोनियम फास्फेट हो गया, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन हो गया, सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, पोटेशियम युक्त हो गया, जिसमें पोटेशियम सल्फेट एवं पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि आते हैं। ये हो गया। तो ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि इस तरीके से हम लगातार, अगर हम जैविक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो मृदा को नुकसान पहुंचेगा, यही वाले से हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है। और जैविक खादों की बात करें तो जैसे राइजोबियम जैव उर्वरक हो गया। राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों ग्रंथियों में पाया जाता है, जो कि
मृदा की गुणवत्ता को बनाने में सहायता करता है। एज़ोटोबैक्टर जैव उर्वरक होता है। देखिए इसमें एक बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं, इसमें नाम आ सकता है कौन कौन से जैव उर्वरक हैं। तो राइजोबियम हो गया, एज़ोटोबैक्टर हो गया, एज़ोस्पाइरिलम हो गया। थोड़ा नाम कठिन है लेकिन याद रखना है। ये एज़ोटोबैक्टर जो होता है ये हवा में स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन जीवाणु होता है जो कि मृदा के संरक्षण में सहायता करता है। एज़ोस्पाइरिलम होता है जो ये वायवीय स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो एक दूसरे के संग सहजीवी के रूप में रहते हैं। हमने ग्रीन मेन्यूर आपको बता दिया, ग्रीन खाद आपको बता दिया कि जो फसल जिसमें मुख्य रूप से पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य की जाती है। इसके लाभ क्या हैं कि ये नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों को सांद्र नहीं बल्कि इसकी मृदा की कोई अन्य पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इससे मृदा भुरभुरी वायु संचार में अच्छी जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, अम्लीयता क्षारीयता में सुधार होता है। तो हमें देखिए मैं इस चैप्टर को सतत कृषि का मतलब ये है कि अगर हम हरी खाद का उपयोग करें तो हम अपनी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। इसमें सूक्ष्म जीवों का संरक्षण होता है। मृदा हरी खाद से मृदा जनित रोगों में कमी आती है। इसके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों में कमी करके टिकाऊ खेती की जाती है। अब हरी खाद वाली फसलें कौन है? सनई हो गया, सनहेम्स हो गया, ढैंचा हो गया, लोबिया हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, ग्वार आदि फसलों का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद हरी फसल के लाभ क्या है कि न्यूनतम खर्च आता है, न्यूनतम सिंचाई, कम से कम पादप संरक्षण होता है, खरपतवारों को दबाते हुए जल्दी बढ़त प्राप्त करने की विपरीत परिस्थितियों को उगाने की क्षमता होती है, कम समय में अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने में ये सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से हम हरी खाद अगर हम इसके अभी मैं थोड़ा सा बाद में इसकी व्याख्यात्मक इनका व्यवहारिक कितना ये बताऊँगा वीडियो को बंद करने से पहले। उसके बाद पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन हो गया, कई बार आ जाता है कौन कौन से पोषक तत्व? मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम। और कई बार प्रीलिम्स में दे देता सूक्ष्म पोषक तत्व दे देगा, उसके बाद लोहा, जिंक, कॉपर दे देगा और कैल्शियम दे देगा, बोलेगा कौन सा सूक्ष्म नहीं है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। जैसे हम नाइट्रोजन फास्फोरस डालते हैं तो ऐसा नहीं, बेशक इनका नुकसान है लेकिन ये कुछ लाभ भी देते हैं। जैसे ये जड़, तना और पत्ती वृद्धि में विकास में सहायता करते हैं। प्रोटोप्लास्ट प्रोटीन न्यूक्लिया अम्लों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। एक क्लोरोफाल के विभाज्य भाग होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अधिक आवश्यक होती है। पौधों को गहरा रंग प्रदान करते हैं। उसके बाद फास्फोरस भी लाभदायक होता है। ये बीज उस फलों विकास में सहायक होता है। ये एंजाइम के एक आवश्यक भाग होता है, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम एंजाइमों को क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, पौधों की रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करता है। ठंडे और बदलावयुक्त मौसम के पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग में वृद्धि करता है, जिससे पौधों में ठंडक और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। कैल्शियम कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव होता है जो कि सामान्य कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। ये पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। कोशिका झिल्ली की स्थिरता बनाए रखने में सहायता करता है। एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, गंधक, थोड़े इसके लाभ हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए इस चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको केवल ये नहीं कि किसान कृषि का मतलब है जैविक कृषि करना, हमें सब चीज़ का समग्र अध्ययन करना है, समझ विकसित करनी, फिर जो सही है उसके प्रति हमें अपना ज़्यादा झुकाव रखना है। उसके अंदर मैग्नीशियम हो गया, गंधक हो गया, एक क्लोरोफिल का तत्व होता है, गंधक हो गया, विटामिन B1 में पाया जाता है। जिंक होता है, तांबा होता है, आयरन, जिंक तांबा जो होता है विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि में सहायता करता है। टिप्पणी में दे देगा कि विटामिन ए के निर्माण में सहायता करता है तांबा। लोहा ये पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। मैग्नीज प्रकाश और अंधेरे की अव्यवस्था में पादप कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बोरान प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, कोशिका विभाजन को प्रभावित करता है। उसके बाद ये हमने देख लिया कि कौन कौन से जो हमारे पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान हो गया। ये हमने चीज़ें समझ ली है, ठीक है। हमने काफ़ी चीज़ें देखिए सतत कृषि समझ ली है, उसे हमने कृषि समझा, सतत कृषि क्या होती है ये सारी चीज़ें समझा। उसके बाद इसके क्या कारण कृषि के हमने प्रकार समझा। उसके साथ साथ हम ये समझ रहे कौन कौन से उर्वरक होते हैं जो मृदा को संरक्षित करने में सहायता होते हैं, उनमें सिंचाई के तरीके समझे।
उसके बाद हम थोड़ा जलवायु से कृषि मतलब जलवायु पर देखिए, भारत को ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसे देशों में है जिन पे जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें कृषि को इस तरीके से लगना है। जैसे जलवायु परिवर्तन में क्या होगा, लगातार बाढ़ आएगी, सूखा आएगी, तूफानों की चक्रवात आएंगे, उसके कारण क्या होगा, कृषि पर से इसका दुष्प्रभाव पड़ना तय। तो हमें अपनी कृषि को इस तरीके से रखना है कि इसका कम से कम प्रभाव पड़े। बिल्कुल तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम प्रभाव पड़े। इसके लिए हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन लेकर, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लेकर के आए थे। लेकिन इसमें क्या था कि जैसे बागवानी फसलों के लिए जड़, मशरूम, मसालों, फूल, सुगंधित पौधों के उत्पादन में समग्र रूप से वृद्धि हेतु चलाया जाता था। इसमें 85% योगदान केंद्र सरकार तथा 15% राज्य सरकार द्वारा किया जाता था। विभिन्न बागवानी फसलों के लिए भारत की आधारित पर्यावरणीय परिस्थितियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2005 से 18 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 382 सूक्ष्म जल जिलों को संचालित किया गया था। उसके बाद एक हम टिकाऊ कृषि के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय मिशन लेकर के। तो सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास हो सकता है कि वर्तमान आया भी है यूपीएससी में, शायद हमको लगता है इसी बार आया कि सरकार किन तरीके से कृषि को संचालित करे। तो आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन को लिख सकते हैं। टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय संरक्षण मिशन लिख सकते हैं, जो 2015 में शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है कि इसका लक्ष्य कृषि को ज़्यादा उत्पादक, टिकाऊ, आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद और जलवायु के लिए लचीला बनाना है। मिट्टी और नमी संरक्षण के तरीके अपनाने, समग्र मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, प्रभावी जल प्रबंधन के तरीके अपनाने और वर्षा जल आधारित तकनीक को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। पशुधन और मछली पालन के साथ साथ सिंचित क्षेत्र के एकीकृत कृषि प्रणाली पर ध्यान दिया जाता है, ताकि कृषि उत्पादन में टिकाऊ वृद्धि की जा सके। तो हमने ये चीज़ें कर ली। देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको व्याख्यात्मक पढ़ना है, व्यवहारिक रूप से। हम निश्चित रूप से हम बात कर रहे हैं कि सतत कृषि के लिए हमें अपनी सिंचाई की तकनीक में परिवर्तन करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें उर्वरक में परिवर्तन करना होगा। उसके साथ साथ हमें जैविक खेती अपनानी पड़ेगी। लेकिन आप व्यवहारिक रूप में देखिए, जिस तरीके से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, कृषि का एरिया कम हो रहा है। एक तरफ हम जनसंख्या को बढ़ाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम कृषि के एरिया को कम करते चले जा रहे हैं। देखिए, दो अपोजिट बातें। जब कृषि की जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी, और जब एरिया घटेगा तो कृषि उत्पादन की क्षमता और कृषि उत्पादन की उत्पादकता कम होगी। अब इन दोनों को आप समझिए। अब इससे क्या होगा कि हमें अपने कृषि की गुणवत्ता के ध्यान में, तो गुणवत्ता की तो बात ही ना करें, हमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम लगातार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम लगातार तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, लगातार मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ हमें अपनी 142 करोड़ जनसंख्या को कुपोषण से भी बचाना है। भुखमरी पहले भुखमरी से बचा लेते, कुपोषण अगला स्टेप है। दूसरी तरफ हम नगरीकरण भी करते चले आ रहे हैं। तो अब जब जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती की, जब हम जिस सतत कृषि में जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो जब जैविक खेती करेंगे तो निश्चित ये बात तो आप मान लीजिए कि उत्पादकता घटेगी, जिसके कारण क्या होगा कि भुखमरी की समस्या बढ़ेगी, कृषकों की माली हालत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं तो इसी के बीच हमें संतुलन बनाने की जरूरत है। अगर आप मेंस में जब आंसर लिखेंगे तो संतुलन बनाने की जरूरत है कि भाई हम दोनों को संतुलन को लेकर के चलें। हम कुछ एरियाज में जैविक खेती करें और साथ में उर्वरक खेती तो हम कर ही रहे हैं। उसका सिंचाई को लेकर के हमने ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई की बात की इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये महंगा पड़ता है, इतने किसान सक्षम नहीं इसको खरीद लें। उसके बाद अगर खरीद के मान लो लगा भी देते हैं तो उसके बाद जानवरों का खतरा होता है, तोड़ देंगे उसको, जो पाइप वगैरह होंगे, तो फिर क्यों नुकसान भरपाई किसानों को करना पड़ेगा। तो ये भी देखिए नुकसानदायक हो रहा है। इजराइल ने क्यों कर पाया, इजराइल इसलिए कर पाया कि छोटा देश है, उस पूरी तरह तकनीक के डिपेंड देश है, वहाँ के किसान भी बहुत सक्षम है, तो इसलिए कर पाए। अब ये हो गया, हमने उर्वरक का भी देख लिया, सिंचाई देख लिया। अब आते हैं मृदा के संरक्षण की बात करें। अगर हम मृदा का संरक्षण करने लगे हैं और हम इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे कि हम ऐसी उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो भी हम नुकसान में ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हम इसमें, अगर हम लगभग आधा घंटा पहले और 15 मिनट की वीडियो में हम ये बता चुके 45 मिनट में कि हमें सतत कृषि करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। साथ में हमें ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मृदा की गुणवत्ता तो बनी रहे, लेकिन मृदा देश में कृषि खाद्यान्न की उत्पादकता भी कम ना हो, इसके लिए हमें अपने किसानों को एक बार प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। हमें मृदा हेल्थ कार्ड को अधिक से अधिक
लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें लोगों को ये बात बताना होगा, खासतौर और किसानों की, कि आप जितना खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं इतना आपकी मृदा की ज़रूरत नहीं, जितना आप खाद का इस्तेमाल करेंगे अगले साल आपको और ज़्यादा होगा, इससे लागत बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक बृहद स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें करना चाहिए, तभी हम निश्चित रूप से हम अपनी कृषि को एक सही दिशा दे पाएंगे और लाभकारी बना सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इस दोनों वीडियो को मिला करके आप देख लेंगे तो आपको सतत कृषि के बारे में काफ़ी अध्ययन हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे करके काफ़ी वीडियो इसके बना चुके हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी को थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको हम पढ़ाने के बाद फिर कोई नया सब्जेक्ट बाद में शुरू करेंगे। थैंक यू। तो आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।